आज है नेक्स्ट पार्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। आइए देखते हैं। कहता है कि भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य निम्न हैं। पहला पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये सब भूटान देश की सीमा से साझा करते हैं। अगला कहता है कि अंडमान और निकोबार थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड और इंडोनेशिया से के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर। कहता है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन होता है। यानी कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले के बारे में कहता है कि यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं, जो 2017 ईस्वी से अभी तक, मतलब वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं, जो अभी 2017 से अभी तक निर्धारित हैं। आगे कहता है कि आंद्रे अजोले के बारे में कि आंद्रे अजोले कहाँ के हैं, तो फ्रांस देश के निवासी हैं। आगे इसके बाद कहता है कि इरिन बोकावो, यानी कि इरिन बोकावो का कार्यकाल 2009 से 2017 ईस्वी तक था, जो बुल्गारिया देश के थे, और उनके बाद 2017 में कौन बने, आंद्रे अजोले। आगे कह रहा है कि अगला पॉइंट कहता है यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और विश्व में इसे 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। मतलब यूनेस्को का कुल क्षेत्रीय कार्यालय 50 से अधिक है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था, जिसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। आगे कहता है कि यूनेस्को का निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या है, जो जान लेते हैं। 5 उद्देश्य है उसके बारे में। कहता है कि सभी के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना। अगला है सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। अगला तीसरा है उभरती सामाजिक और नैतिक सुनिश्चित या नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। चौथा पॉइंट कहता है कि सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। अगला 5वां है कि संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना यूनेस्को का उद्देश्य है। अगला 60 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा है। द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। इनके बारे में जानते हैं। कहता है कि द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। कहता है कि देश के राजनीतिक में प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती हैं। वे कभी देश के वित्त मंत्री रहे तथा भारत के 13वें राष्ट्रपति भी बने थे। आगे कहता है कि मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल 2004 ईस्वी से 2014 ईस्वी तक संभाला है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हैं। आगे कहता है कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे एक शिक्षाविद तथा एक प्रमुख राजनेता थे। इनके बारे में कहता है मोहम्मद हामिद अंसारी के बारे में कि इनका एक आत्मकथा है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, यह मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है। ये आगे देखते हैं। वेंकैया नायडू के बारे में कहता है कि वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने हैं, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा।
इनकी पुस्तक का नाम मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस है। वेंकैया नायडू के जो पुस्तक है उनका नाम है मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस। अगला कहता है 61 नंबर प्रश्न में कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कहता है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। अगला पॉइंट कहता है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों में के हराने की संभावना काफ़ी होती है। अगला तीसरा कहता है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी तीनों, यानी कि लोकतंत्र के बारे में तीनों निर्णय सही है। आगे कहता है कि लोकतंत्र में 3 कथनों को समावेशन किया गया है, जिसमें कहता है कि याद रखिएगा लोकतंत्र में 3 कथनों का समावेश किया गया है। आगे कहता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है, यानी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन, यह कथन अब्राहम लिंकन ने दिया था। जो कहता है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, यानी कि भारत की जो जनता है अपनी सरकार को खुद चुनता है, इस चलते यह लोकतंत्र देश है। आगे कहता है कि इसमें प्रतिनिधि वयस्क मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्षतापूर्वक चुने जाते हैं। अगला है भारत के लोग नैतिक ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर्म शक्ति को महत्व देते हैं और लोकतंत्र जिसे आधार प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। इसमें सभी व्यक्ति का मत बराबर होता है। 1947 ईस्वी में 1947 से 2022 तक अनेक चुनाव आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन बदलने की संभावना रहती है। आगे है 62 नंबर प्रश्न कहता है सकल घरेलू उत्पाद को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकल घरेलू का मतलब क्या होगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितना उत्पादित हुआ है एवं अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद हो गया तो आगे कहता है कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। आगे कहता है कि जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष में उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में कहता है कि किसी देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष में उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है तो उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला कहता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में वस्तु सेवाएं और के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो कहता है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है और मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है और जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे एनएनपी के बारे में कहता है कि एनएनपी की देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है। एनएनपी निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और भागफल के द्वारा प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। आगे 63 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिक में आती है। तो ऑप्शन हो जाए यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चीन युआन। ऑप्शन ई है यूरोपीय संघ यूरो। यानी कि
यूरोप का मुद्रा यूरो, चीन का युआन, ब्रिटिश का पाउंड, जापानी के येन और अमेरिका के डॉलर। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे कहता है इसके बारे में कि उपयुक्त सभी मतलब यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, युआन तथा यूरो से एसडीआर बास्केट बना हुआ है। कहता है विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। अगले कहता है कि आईएमएफ शीर्ष कोटा धारक देश अमेरिका 17.46%, जापान 6.48%, चीन 6.41%, भारत 2.76%, जिसमें भारत का स्थान 8वां स्थान पर है। आगे कहता है अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता का सबसे तप्त स्थल है। इसमें कहता है कि वैसा स्थान जहां स्थानीय एवं वैशेषिक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है उसे तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट एरिया कहा जाता है। जिसमें प्रजाति की जो आवास यानी कि विनाश के यानी कि संकट के रूप में बना हुआ है किसी भी प्रजाति को, उसे हॉट स्पॉट एरिया यानी कि तप्त स्थल के नाम दिया गया है। इसमें कहता है कि किसी क्षेत्र की हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, जातीय बहुतायत। दूसरा, वहाँ कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे हो। तीसरा, 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हो, उसी को हॉट स्पॉट एरिया में सूचित किया जाएगा। आगे कहता है कि हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मारियस ने किया था। हॉट स्पॉट शब्दों का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मारियस ने किया था। नॉर्मन मारियस एक ब्रिटिश थे जो 1988 ईस्वी में हॉट स्पॉट शब्द दिए थे। आगे कहता है कि भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट स्थित है। पहला हिमालय क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा सुंडालैंड क्षेत्र। कुल 4 क्षेत्र जिसको भारत में हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। पहला हिमालय क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा सुंडालैंड। अब आइए चारों के बारे में समझते हैं। कहता है पश्चिमी घाट के बारे में कि इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण से पश्चिम तट के नदी के किनारे यानी कि पश्चिम तट के किनारे के साथ साथ अवस्थित पहाड़ी एवं उसके साथ लगे मैदान का क्षेत्र शामिल है। इसके बारे में कहता है पश्चिमी घाट के बारे में कि यह भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है जिसे हॉट स्पॉट का दर्जा भी प्राप्त है। भारत के शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है जिसको हॉट स्पॉट का दर्जा मिला हुआ है। आगे कहता है इसे स्थानिक रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी तट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह मालाबार के मैदानी भाग और पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें कहता है कि पश्चिमी घाट में बेसाल्ट एवं लेटेराइट चट्टान पाए जाते हैं। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चन पूछेगा साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में पूछेगा वह किसका हिस्सा है, तो उसे वह पश्चिमी घाटी का हिस्सा है। आगे कहता है कि पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। अगला कहता है गंगा का मैदान के बारे में कि गंगा के मैदान के बारे में कहता है कि इसका विस्तार यानी कि गंगा के मैदान का विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल तक है। कहता है कि गंगा के मैदान में यहाँ जीव जंतु, वनस्पति एवं फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। इसके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे कहता है यह मुख्यतः भारतीय गेंडा, घड़ियाल, ब्लैक बक, हाथी, कछुआ एवं मछली आदि जंतुएं इसमें पाया जाता है। गंगा के मैदान में गेंडा, घड़ियाल, ब्लैक बक, हाथी,
कछुआ, मछली और जंतु पाए जाते हैं। आगे 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से यानी कि कौन से विटामिन के कारण रक्त थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। आइए जानते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जो शरीर में चोट लगने पर रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। जो प्रोटीन होता है शरीर से बाहर जो रक्त जमाता है उसे फाइब्रिनोजन कहा जाता है, और शरीर के अंदर जो रक्त को जमने नहीं देता है उसको हिपैरिन कहा जाता है। आगे कहता है कि इस कारण से इसको रक्त स्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि रक्त स्राव रोधी पदार्थ कौन सा है, तो विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। आगे कहता है विटामिन के का स्रोत। विटामिन के का स्रोत हरी पत्ती, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर यानी कि कलेजी, अंडा के जर्दी तथा पनीर में पाया जाता है। आगे कहता है कि यह यकृत के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण में भाग लेता है। आगे कहता है कि विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कह रहा है कि यह अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल है और वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। और पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी और सी जल में घुलनशील है, और ए, डी, ई, के ये चारों वसा में घुलनशील है और ये दोनों जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। आगे कहता है कि जंतु के यकृत एवं आंत्रिय श्लेष्मा की कोशिका में यह संचित रहता है। विटामिन ए यकृत में और आंत्रिय श्लेष्मा में संचित रहता है। कहता है कि हम इसको दूध, मक्खन, अंडे के जर्दी, जिगर, मछली के तेल से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दूध, मक्खन, अंडा के जर्दी, जिगर, मछली, तेल सब में विटामिन ए पाया जाता है। कहता है कि इसकी कमी से रतौंधी रोग नामक बीमारी होता है। रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है। आगे कहता है विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसका संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रोक्लेरेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करता है। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश के परावैंगनी किरणों के प्रभाव से होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी जब सूर्य के प्रकाश से मिलता है तो विटामिन डी अपने आप शरीर में एक्टिव हो जाता है। आगे कहता है कि यह विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दा, अंडे के जर्दी, मछली के तेल आदि से मिलता है विटामिन डी। आगे कहता है विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से मसूड़े के फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, स्कर्वी रोग, अस्थियों का कमजोर होना इत्यादि बीमारी इसी के कारण होता है। इसका मुख्य स्रोत नींबू का फल, नींबू जो हो गया, टमाटर, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, और गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए। आगे कहता है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।